Hello dear students, this is Neha Rajpurohit. So welcome back. अब हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रबंध का महत्व क्या है, वो टॉपिक है आज का हमारा. इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे पूरा. तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये राइज होता है कि व्हाई वी नीड टू यूज द मैनेजमेंट. हमें नीड क्यों है मैनेजमेंट को यूज करने की. तो इस वाई का आंसर हमें आज की इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में टोटली क्लियर हो सकता है. क्लियर? सो रेडी है आप लोग अपने डाउट को क्लियर करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, प्रतिस्पर्धा का सामना करना, कंपटीशन को फेस करना, वो भी एक महत्व रखता है मैनेजमेंट का. उसके अंदर कैसे रखता है प्रतिस्पर्धा? सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वातावरण के अंदर स्थापित है, तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे. आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, आपके भी इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो डेफिनेटली एक बिजनेस के, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक कंपनी के तो होंगे ही होंगे. तो वही है कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने के अंदर, कंपटीशन में टिकने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल रहता है. कैसे रहता है, क्वेश्चन ये राइज होता है. लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि कंपटीशन आखिर किस चीज़ का कंपटीशन होता है. तो कंपटीशन टू टाइप्स के हम कह सकते हैं. एक होता है इंटरनल कंपटीशन और एक होता है एक्सटर्नल कंपटीशन. इंटरनल कंपटीशन जो होता है वो हम कह सकते हैं कि हमारे संस्था के अंदर का, जिसमें हमारा कोऑर्डिनेशन कंपटीशन भी रह सकता है. हमारे कर्मचारी सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो भी कंपटीशन है. हमें सबको साथ में लेके चलना है, हम चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे हैं, प्रॉफिट कितना अर्न कर पा रहे हैं, ये भी एक कंपटीशन का ही टाइप है. एक्सटर्नल की बात करें तो हमारा पूरा बाहर का एनवायरनमेंट है, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, कल्चरल हो, तो ये सारे के सारे इफेक्ट करते हैं कंपटीटर के रूप में. और हम ये तो आप सबको पता है कि एक मार्केट में एक प्रोडक्ट का एक ही सिर्फ प्रोडक्शन करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, बहुत सारे उसको बनाते हैं. तो वो सब क्या है, एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्पिटिटर का काम करता है. तो ये बाहर का कंपटीशन है. तो इन सभी कंपटीशन को फेस करते हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में बेस्ट टिका के रखना, उसको पूरा ग्रोथ के लेवल पे प्रॉफिट अर्न करते हुए उसको अपने स्टेबिलिटी के अंदर रखना, ये किसका काम करता है, ये मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव है. अगर मैनेजमेंट नहीं है मीन्स आप कंपटीशन को फेस नहीं कर पाओगे. बेस्ट मैनेजमेंट है, हेल्दी मैनेजमेंट है, तब ही आप प्रॉपर रूप से कंपटीशन में टिक पाओगे, कंपटीशन को फेस कर पाओगे, उसके रिजल्ट्स से अपने रिजल्ट्स को बेस्ट निकाल पाओगे और कुछ गोल्स जो हमने डिसाइड किए उनको बेस्ट तरीके से अचीव कर पाएंगे. तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि इन कंपटीशन को फेस किया कैसे जाए. आखिर मैनेजमेंट, हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट फेस करवाता कैसे है. तो करवाता कैसे है, मैनेजमेंट हमें एक प्लानिंग, हमें एक स्ट्रेटजी क्लियर करता है कि यस आपकी ये स्ट्रेटजी, आपको उस स्ट्रेटजी को फिल करना है और इसे कंप्लीट करते हुए अपने गोल्स को अचीव करना है. जैसे आप लोगों को अगर पहले से पता होता है कि यस मुझे इस रास्ते पे जाना है या मुझे वहाँ पे जाना है, मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे पता है कि इसका यहाँ से उस घर तक या उस प्लेस तक जाने का क्या वे है, तो आप आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हो. लेकिन एकदम न्यूज़ अगर आपको पता ही नहीं है कि कहाँ तक रास्ता है, कहाँ से जाना होता है, कहाँ से आना होता है, तो वहाँ क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि हम मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेटजी बना देता है जिससे हम क्या करते हैं, कंपटीशन को फेस कर पाते हैं. अब वो स्ट्रेटजियाँ कैसे बनती है, किन मेथड से बनती है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे. मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ेंगे, प्लानिंग्स पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग कैसे करनी है, डायरेक्टिंग कैसे करनी है, वो पूरा जब मैनेजमेंट को हम पूरा बड़ी रूप में पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. अभी हम देखते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो एक संगठन में ये कहता है कि आप बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन करो, उसकी कीमत आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी तुलनात्मक रूप से कम रखो. और कम कैसे रखेंगे, हम हमारी कॉस्ट को कम करेंगे तभी हमारी कीमत भी कम हो पाएगी. और आप अगर कीमत उचित रखोगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला होगा, तो डेफिनेटली आपके कस्टमर्स क्या होंगे, सेटिस्फाई रहेंगे. और कस्टमर्स अगर सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली हमने कंपटीशन को क्या किया है, बीट किया. राइट? तो ये सबसे पहला था कि प्रतिस्पर्धा का सामना करने में मैनेजमेंट हमारा बहुत हेल्पफुल रोल निभाता है. सेकंड हमारा बात आता है नव प्रवर्तन एवं उसका उपयोग. अब वर्ड आता है नव प्रवर्तन, जिसे नवाचार भी कहते हैं, इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं. तो ये होता, इनोवेशन का मीन होता है कुछ भी नया. अब वो नया आइडिया हो सकता है, नई सोच हो सकती है, नया प्रयास हो सकता है, नया परिवर्तन हो सकता है, नई तकनीक हो सकती है, कुछ भी नया, कुछ भी सृजनात्मक, कुछ भी रचनात्मक, कुछ भी नया जो है, जो हमारे संगठन के लिए बहुत अच्छा या प्रॉफिटेबल साइड को पुट करता है, वो ही क्या है, नव प्रवर्तन है.
और उसका उपयोग करना, और उसका उपयोग करने में सबसे बड़ा रोल जो निभाता है वो होता है हमारा मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि नवप्रवर्तन या इनोवेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारा मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर ही डिसाइड किया जाता है कि हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, क्या पहले एनालिसिस कर रहे हैं, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्या नवाचार होना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए, फिर उसको कैसे अप्लाई करना है, उसके ऊपर कैसे कंट्रोलिंग करनी है। कंट्रोलिंग करने के बाद भी हमारा गोल अचीव नहीं हो जाता है, कंट्रोलिंग करने के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं, हम गोल्स डिसाइड को रिजल्ट से कंपेयर करते हैं और उनके बीच में जो विचलन प्राप्त होता है उस विचलन को फिल करने के लिए फिर से रीप्लान किया जाता है, फिर से गुड मैनेजमेंट, फिर से अच्छे मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। तो नवप्रवर्तन के नवाचार की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करवाने का काम मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। और कहा जाता है कि एक संस्था जो नवप्रवर्तन को या नवाचार को अपनाती है एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ में, तो डेफिनेटली वो एक सफल संस्था या सफल संगठन का ही निर्माण करती है। अब एग्जाम्पल की हम अगर बात करें तो वैसे आप लोगों से मैं पूछ लेती हूँ कि एक टैग है, चलो ये बता दूँ कि इनोवेशन एंड यू, ये टैग किस चीज़ का है, किस प्रोडक्ट का है? तो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल लिखा है कि फिलिप्स जो है वो अपने प्रोडक्ट का टैग देती है कि इनोवेशन एंड यू। तो ये क्या है? ये उनके एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है और ये इनका इनोवेशन है कि वो अपने प्रोडक्ट को ये टैग दे रहे हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ बेस्ट है, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये उनका टैग है। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है फिलिप्स का। तो नवप्रवर्तन की एक्टिविटीज़ को संपन्न करवाता है हमारा मैनेजमेंट और इसीलिए मैनेजमेंट इसमें हेल्पफुल है। थर्ड अगर हम बात करें तो वो है संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। तो संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि यानी संगठन को स्टेबल रखने में, संगठन की ग्रोथ करने में, संगठन को प्रॉफिट अर्न करने में जो हेल्पफुल रहता है, जो एक मेन बेस का काम करता है वो हमारा मैनेजमेंट करता है। तो ये मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करती हूँ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 मुख्य उद्देश्यों की जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए। वो पहला है अस्तित्व संरक्षण होना, वृद्धि यानी ग्रोथ, लाभप्रदता यानी प्रॉफिट अर्निंग। अब ये तीनों ही एक दूसरे के परस्पर क्या है? संबंधित हैं। तो संबंधित कैसे हैं? हम ये देखते हैं कि वृद्धि कब होगी, वृद्धि या ग्रोथ कब होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की? जब वो ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में रहेगा, राइट। और एक लॉन्ग टर्म का अस्तित्व या लॉन्ग टर्म का सर्वाइवल चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। विदाउट प्रॉफिट अर्निंग के वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता। और अगर ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए लॉन्ग टाइम में एक अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों ही आपस में क्या है? को रिलेटेड है और इन तीनों की ही प्राप्ति करने में हमारा मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे निभाता है? तो कैसे निभाता है क्वेश्चन ये है, तो जब भी कच्ची माल, ईंधन या फिर जो भी आवक चीज़ें इनपुट्स हमारी होती है उन इनपुट्स के अंदर हम बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं और उसके बाद आउटपुट को निकालते हैं। तो उस आउटपुट निकलने से पहले जितना भी कोऑर्डिनेशन का वर्क किया जाता है वो सारा किसके थ्रू होता है? मैनेजमेंट के थ्रू होता है। और अगर हमने उनके अंदर बेस्ट इनपुट्स के अंदर हमने बेस्ट रेशियो में कोऑर्डिनेट कर लिया है तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा? बेस्ट मिलेगा। तो ये मैनेजमेंट का ही वर्क होता है कि इनपुट के अंदर बेस्ट कोऑर्डिनेट बिठाना, प्रॉफिट अर्न करना, ग्रोथ करना, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व है उसको सुरक्षित रखना जिससे वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। तो ये तीनों ही चीज़ों को कंप्लीट करता है हमारा मैनेजमेंट। इसके अगर एग्जांपल की बात करूँ मैं तो एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी है। 1907 के अंदर ये एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व, ग्रोथ और लाभ अर्जन में एक बेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू सफल कंपनी मानी गई थी। जो एक प्राइवेट कंपनी है, मैंने यहाँ पे लिखा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, राइट। तो ये है हमारा थर्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसमें ग्रोथ करने के लिए, कंटिन्यू ग्रोथ, कंटिन्यू प्रॉफिट अर्निंग, इन सब के लिए ही हमारा मैनेजमेंट रहता है। क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट, तो मैंने कहा ना, विदाउट मैनेजमेंट तो कोई काम प्रॉपर हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एवरी डिपार्टमेंट, एवरी लेवल, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, छोटा हो बड़ा हो, डजेंट मैटर, सबके अंदर मैनेजमेंट कंपल्सरी रूप से अप्लाई किया जा रहा है। हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उसमें भी मैनेजमेंट है, आप लोग स्टडी कर रहे हो उसमें भी मैनेजमेंट है, यहाँ पे सारा इंस्टीट्यूट चल रहा है उसमें भी मैनेजमेंट है। एवरी लेवल, एवरी डिपार्टमेंट नीड्स द मैनेजमेंट।
तो उस मैनेजमेंट की नीड यही है कि संगठन में ग्रोथ हो, संगठन में प्रॉफिट अर्निंग हो, संगठन स्टेबल रूप से चलता रहे, लॉन्ग टर्म तक वो कंटिन्यू बना रहे, और उनको फिल करते हैं हमारा मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है हमारी। फोर्थ अगर हम बात करें तो विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। अब बात आती है कि विभिन्न है कौन कौन, विभिन्न मतलब एक से अधिक है डेफिनेटली। अब ये कितने हैं वो हम देखते हैं, तो वैसे तो एक संगठन से बहुत सारे समूह जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं आपको, स्वामी, ग्राहक, कर्मचारी, सरकार, आपूर्तिकर्ता हो सकते हैं, निवेशक हो सकते हैं, बाहरी कर्ता जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सब एक संगठन से जुड़े रहते हैं, संगठन से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कनेक्टेड रहते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट सब में समन्वय, मैंने यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, लेकिन विदाउट जो पूरे मैनेजमेंट का सार माना जाता है वो समन्वय ही होता है। बाकायदा ये कहा जाता है कि प्रबंध का सार है समन्वय, कोऑर्डिनेट प्रबंध का सार है पूरा। तो ये है कि ये कोऑर्डिनेट वर्ड जो है वो क्या है, किन किन के बीच बैठाता है। तो मैंने आपको, जैसे हम एक संगठन की बात करते हैं, एक संगठन में जो स्वामी होता है वो क्या चाहता है कि मैं प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करूँ, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चले, राइट। ग्राहक की बात करते हैं, ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक ये चाहता है कि मेरे को उचित कीमत पे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु मिल जाए, उचित कीमत पे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु मिल जाए जिससे मुझे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, राइट। ये तीनों क्लियर हो गए यहाँ पे। अब एक कर्मचारी क्या चाहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कर्मचारी चाहता है कि मेरे को उचित पारिश्रमिक मिले और मुझे उचित सुविधाएं मिले, ये कर्मचारी चाहता है। सरकार क्या चाहती है कि सही तरीके से जितना व्यवस्थित हो वो मुझे कर की प्राप्ति हो। तो हर विभिन्न समूह, हर समूह का अपनी एक बॉन्ड्स, अपनी एक रुचि, अपनी एक डिमांड है। तो इन सभी के बीच में को रिलेटेड बैठाते हुए ही हम संगठन में क्या कर सकते हैं, एक संगठन को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी अनसेटिस्फाई होता है तो फिर क्या होगा, हमारा संगठन कहीं ना कहीं स्कीप रह जाएगा, और स्कीप रहने से हमें रिजल्ट वो नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट हमने गोल्स डिसाइड किए थे। तो इन सब में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। और मैनेजमेंट करता है इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट का रोल है कि हमारे संगठन के विभिन्न रुचि समूहों में क्या करता है, समन्वय बैठाता है, उन्हें संतुष्ट रखता है, उनका जितना योगदान है वहाँ तक उनकी संतुष्टि की पूर्ति करता है। तो हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल है हमारा। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करें, संसाधनों का विकास व समुचित उपयोग। तो पहले मैंने यहाँ पे दो लिखे, संसाधनों का विकास और समुचित उपयोग। संसाधनों के विकास से बात करें तो एक होता है कि हम कोई भी संगठन स्टार्ट करते हैं, हमारा बिजनेस शुरू करते हैं, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज पहले से कलेक्ट होते हैं। नहीं, जो रिसोर्सेज पहले से कलेक्ट है उनके अलावा हमें उनके अंदर इंक्रीजमेंट करना है, डे टू डे, स्टेप टू स्टेप हमें उनको बढ़ाना है ताकि हम कंपटीशन के अंदर टिक पाएँ। क्योंकि हमने सिर्फ स्टे कर लिया, फिक्स चीज़ डिसाइड कर ली और फिर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज नहीं हुए तो डेफिनेटली हम मार्केट से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। सही बात है। जैसे हम ज्ञान को कहते हैं ना, डेली टू डेली हमें अपडेट करता रहना चाहिए, एक चीज़ को बस हमेशा माइंड में फिक्स नहीं रखना चाहिए। हम डेली टू डेली अपडेट करेंगे तो क्या होगा, हम वहाँ पे टिक पाएंगे। तो वही चीज़ है सेम यहाँ पे कि संसाधन जो हमारे पास है उनको इंक्रीज करना है, उनका विकास करना है। अब संसाधनों की बात आती है तो संसाधन मानवीय भी हो सकते हैं, गैर मानवीय भी हो सकते हैं। गैर मानवीय संसाधनों को हैंडल करने वाला कौन होता है, मानवीय संसाधन ही होते हैं। मानव संसाधन मतलब हम सब, हम और आप। ह्यूमन रिसोर्स ही हमारा मानवीय संसाधन है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी एसेट्स मानी जाती है। कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, कितने भी न्यू टर्म्स आ जाए, कितने भी न्यू चेंजेस आ जाए, लेकिन उनको हैंडल, उनको कंट्रोल, उनको चलाएगा कौन, वे ह्यूमन ही होगा, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे ये क्या है कि रिसोर्सेज को डेवलप करो, उनका विकास करो, फिर आता है उनका समुचित उपयोग। अब आपके पास रिसोर्सेज है तो ऐसा नहीं कि आप उनका मिसयूज करना शुरू कर दो, नहीं, उनका उचित यूज करो। उनका जहाँ पे रिसोर्सेज की जितनी ज़रूरत है वहाँ पे उतना यूज़ करो। जिस रिसोर्सेज का जिस काम में यूज़ लिया जा सकता है बेस्ट वे में उसको वहीं पे यूज़ लिया जाए ताकि उद्देश्यों की परफेक्टली रूप से प्राप्ति की जाए, राइट। तो यही है कि मैनेजमेंट जो होता है वो डिसाइड करवाता है, वो सेपरेट करता है कि कौन सा संसाधन कहाँ पे कितनी मात्रा में कितने समय के लिए यूज़ लेना है, कौन से टारगेट को अचीव करवाना है। ये सब मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। इनके लिए हम
प्लानिंग करते हैं, पहले से हम एक योजना बनाते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमें इस तरीके से उसको प्राप्त करना है, इसके लिए ये रिसोर्सेज लगाने हैं, इतने मात्रा में लगाने हैं। तो ये मैनेजमेंट का ही वर्क होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि संसाधनों का विकास और समुचित उपयोग के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है देश का आर्थिक विकास। अब हमने संगठन की बात कर ली, इंडिविजुअल की बात कर ली, अब हम आते हैं कंट्री के ऊपर कि कंट्री के एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर मैनेजमेंट कैसे यूज होता है। तो मैनेजमेंट हर जगह पे है। मैंने आपको पहले से बोला कोई मैटर नहीं है कि वो इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है, डजेंट मैटर। इकोनॉमिक मैंने यहाँ पे लिखा आर्थिक, लेकिन अनार्थिक भी होता है, तब भी मैनेजमेंट यूज होता है। तो देश के आर्थिक विकास में कैसे यूज होता है, हम कह सकते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है। आप सबको पता है 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं जिन्हें आप कहते हैं। उनमें क्या होगा, ऐसे ही बन जाते हैं, उनमें कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं होते हैं, उनमें बकायदा ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, टारगेट्स बनाए जाते हैं, उनको अचीव कैसे करना है इसके लिए पूरी योजना बनाई जाती है, स्टेप टू स्टेप पूरी प्रोसेस अपनाई जाती है, रिजल्ट्स को गेट किया जाता है और फिर रिजल्ट और गोल के बीच में जो अंतर रहता है उस अंतर को नेक्स्ट योजना के अंदर ऑब्जेक्टिव में शामिल किया जाता है। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट ही तो है, और क्या डेफिनेटली मैनेजमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का रोल देश के आर्थिक विकास में भी है। बाकी हम कहें तो हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधनों की कोई कमी नहीं है और इनकी डिमांड भी बहुत है। लेकिन हमारा जो देश का विकास है, बाकायदा हम कह सकते हैं कि उदारीकरण की बात, तो कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ ही गया, लेकिन हमारा कंपटीशन हमारे कंट्री के लिए या हमारे आंतरिक के लिए बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें मैनेजमेंट का रोल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। और वैसे आप लोगों को पता है आत्मनिर्भर बनना है हमें, तो हमें वही करना है, बेस्ट मैनेजमेंट को अपनाते हुए हमारे ही कंपटीशन को बीट करते हुए सारे बाहर वाले कंपटीशन अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना, इंसान को खुद से कंपटीशन रखना चाहिए, खुद का कर लेगा तो बाकी सारे अपने आप कंप्लीट कर लेगा, वही चीज़ है। लेकिन करवाएगा कौन, मैनेजमेंट। आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब रिजल्ट मिलेंगे। अब हमारा 7वां पॉइंट आता है समाज में स्थिरता। स्थिरता का मतलब होता है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मतलब हम ये कह सकते हैं कि बस जो हो रहा है उसे होने तो हम एकदम स्थिर रहेंगे, नहीं। स्टेबिलिटी का मतलब, स्टेबिलिटी जब मैनेजमेंट में इंक्लूड हो जाती है तब स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप परिवर्तन के साथ निरंतर चलो। जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि मैनेजमेंट जो डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। तो आप स्थिर का मतलब ये है कि जो भी चेंज हो रहे हैं आप उनके साथ कंटिन्यू चलोगे। किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, मैनेजमेंट की हेल्प से। इसीलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट का रोल है कि ये देश के समाज में स्थित, अब समाज में परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तनों का एक्सेप्ट करना। आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उस टेक्नोलॉजी को हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर रही है। वो किसके थ्रू कर रही है, मैनेजमेंट के थ्रू भी कर रही है। मैनेजमेंट इतना अच्छा चल रहा है, हमें उसके बारे में नॉलेज मिल रहा है, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर हम फीडबैक दे रहे हैं, अच्छे से हमें पता चल रहा है, तो उसी से हम क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो वो क्या है, मैनेजमेंट के थ्रू ही हो रहा है। तो ये है कि समाज में स्थिरता का काम। यहाँ पे स्थिरता का मतलब है कि परिवर्तन के साथ निरंतर आगे बढ़ना, डायनेमिक प्रोसेस। तो इसमें हेल्प हमारी कौन करता है, मैनेजमेंट ही करता है। तो ये सिंपल से आपके की पॉइंट थे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के। प्रतिस्पर्धा का सामना करना यानी कंपटीशन को बीट करना, फेस करना मैनेजमेंट करता है। नव परिवर्तन एवं उसका उपयोग, नया परिवर्तन, नया चेंज, नया आइडिया, नई सोच, इनको अपनाना, इस अपनाने को, स्टेबिलिटी को बनाने को कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट करता है। फिलिप्स क्या है अपने प्रोडक्ट का टाइम का, इनोवेशन एंड यू, राइट। नेक्स्ट है हमारा संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। वृद्धि कब होगी, जब हमारा संगठन का अस्तित्व बना होगा। और संगठन का दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म का अस्तित्व कब बना रहता है, जब हम हमेशा हमारे टारगेट को कंप्लीट करके प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो ये सब आपस में क्या है, को रिलेटेड है, राइट। आगे है विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय, को रिलेटेड बैठाना है विभिन्न रुचि समूह। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि ऑनर हो सकता है, ग्राहक हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है। इन सब के अलग अलग वांट्स होती है, अलग अलग नीड्स होती है, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेट करना, सबको सेटिस्फाई करना कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, राइट। सबकी क्या क्या नीड्स होती है वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। और ग्राहक तो हम सभी हैं, तो हम सबको अच्छे से पता है कि हमें क्या चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। आगे है संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट करना, रिसोर्सेज बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करने के बाद ये नहीं कि उनका बस मिसयूज करना शुरू कर दो, नहीं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है आपको,
बेस्ट यूटिलाइजेशन से बेस्ट आपको रिजल्ट आना है। इसीलिए हम कहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर हमें मोर देन मोर आउटपुट को प्राप्त करना, वो यही है। अगर हम रिसोर्सेज को बेस्ट वे से यूज करेंगे तभी हमारी मिनिमम कॉस्ट रहेगी और हम मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करेंगे। करेक्ट। तो देश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक पॉलिसीज कह सकते हैं, 5 ईयर प्लान्स कह सकते हैं, रिसोर्सेज जो भी है उन रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं, खुद के देश की जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को हाई बनाने के लिए, उस कंपटीशन को बीट करने के लिए बाहरी जितने भी, अब आप लोगों को पता है ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो ग्लोबलाइजेशन में भी खुद को स्टे रखने के लिए हमें बेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो ये मैनेजमेंट का रोल रहता है। समाज में स्थिरता का मीन है कि जो भी डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक इन्वायरमेंट है, उसके अंदर स्थिर रखना, उसके अंदर खुद को शामिल करते हुए रखना और चेंजेस को एक्सेप्ट करना। वो कौन करवाता है? मैनेजमेंट ही करवाता है, क्योंकि मैनेजमेंट का वर्क होता है कि जैसा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हमें उसी के अनुसार ढाल देता है। तो ये मैनेजमेंट है। ये 7 आप लोगों की इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कशन करेंगे, अच्छे से इनके की पॉइंट्स बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे और PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही दी जाएगी। और कीप लर्निंग, ठीक है, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।